मतलब भाई जापान में जब वो जो कंपनी है चीसो कॉर्पोरेशन, उसने जब 7 सालों तक जो मिथेल मरकरी को डिस्चार्ज किया, उससे क्या हुआ, मछलियों ने खा लिया। ठीक है, और जब मछलियों ने खाया उसको, उसके बाद जब उसी मछली को जिसने वो मरकरी में जो मिथेल खाया था, उसको खाने के बाद आदमी को क्या हुआ भाई, क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग। उससे क्या हुआ, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो गया, सेंसरी इंप्रूवमेंट जो सेंस करने वाली चीज वो खराब हो गया, नमनेस हो गई, डिजीनेस, लॉस ऑफ विजन, आंखें चली गई लोगों की। हेलो गाइस, तो वेलकम हो गया आपका आपके अपने चैनल HSC भारत पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है 1.2 द एथिकल, लीगल एंड फाइनेंशियल रीजन फॉर मेंटेनिंग एंड प्रोमोटिंग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग रीजन जानेंगे भाई, क्या क्या रीजन है। ठीक है, कि सबसे पहला रीजन क्या है, एथिकल, लीगल एंड फाइनेंशियल रीजन। इसलिए भाई एनवायरनमेंट मैनेजर को प्रमोट और मेंटेन के लिए। ठीक है, उसके बाद इस सेक्शन में क्या क्या है, पहला तो यही है भाई, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैनेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद की स्टेक होल्डर फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट और लोकल रेजिडेंट इंक्लूडिंग इंडिजिनस पीपल, तो जो स्वदेशी बंदे होते हैं उनके अपने, द सप्लाई चेन, कस्टमर, वर्कर, ये सब क्या हो गए कि स्टेक होल्डर हो गए। फिर आ गया प्रेशर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन होम एम टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, मतलब जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका जो प्रभाव है गवर्नमेंट और बिजनेस, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। उसके बाद सिग्निफिकेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है पुअर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी, उसके बाद अगला आ गया अपना टॉपिक फोकस क्या क्या रहेगा आज का। तो आज का जो अपना टॉपिक फोकस है वो है जनरल बेनिफिट ऑफ गुड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। जनरल बेनिफिट क्या क्या होंगे। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट इन मैनी वेज इफ मेंटेन हाई लेवल ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरमेंट मैनेजमेंट को हाई लेवल पे मेंटेन करके रखता है तो उसके काफी बेनिफिट मिलेंगे। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, पहला, बेटर रिलेशन विद communities local to an organization by participation in local environmental scheme। मतलब रिलेशन अच्छा होगा उनकी लोकल कम्युनिटीज के साथ, है ना। कैसे अच्छा होगा, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे लोकल एनवायरमेंटल स्कीम में। ठीक है जी, फिर आ गया अपना मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा उनका। फिर क्या होगा, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को मैनेज करने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। जब कचरा ही कम करेंगे तो उसको मैनेज करने का खर्चा भी तो कम ही होगा ना भाई। फिर आ गया अपना इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट इमेज रिजल्टिंग इन मैनी बिजनेस बेनिफिट। अब इनका जो है कॉर्पोरेट इमेज, मतलब कंपनी की जब इमेज बन जाएगी तो उनको क्या होगा, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसको अगर उसका इमेज अच्छा रहेगा ये इस एनवायरनमेंट वाले मसले में, तो क्या होगा भाई, गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो क्लाइंट्स है वो प्रोजेक्ट इनको देंगे, इनको बेनिफिट होगा फिर। ठीक है, फिर क्या अगला, द ऑर्गेनाइजेशन में कम्पिटिटिव ऑन इंटरनेशनल बेसिस इफ इम्प्लीमेंट एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। और अगर कंपनी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे ISO 14001 है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लेती है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, तो वो क्या रहेगा भाई, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो है कम्पिटिटिव रहेगी, मतलब हमेशा दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी रहेगी दूसरी कंपनीज के मुकाबले। फिर क्या आ गया, इम्प्रूव सेल्स ड्यू टू एनहेंस एनवायरमेंटल सोर्स, सेल्स बढ़ जाएगी उसकी। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इसमें भी फायदा हो जाएगा। फिर रिडक्शन इन चांस ऑफ एन इंसिडेंट अकरिंग दैट कुड कॉज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट। जो इंसिडेंट होते हैं जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डाल सकते हैं उसमें कमी आ जाएगी। फिर प्रोवाइड बेटर लीगल डिफेंस शुड एन इंसिडेंट अकर। जब अच्छा एनवायरमेंटल मेंटेन करके रखी है कंपनी, तो कल होके अगर गलती से कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, तो क्या होगा, डिफेंस करने में भी भाई हमने तो ये चीजें कर रखी थी, ऑलरेडी हमने सारे प्रिकॉशन लिए हुए थे, फिर भी हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त इनको रियायत मिलेगी, भाई इन्होंने हर चीज किया था, इनकी गलती नहीं है, तो इसमें कंपनी का नाम भी खराब नहीं होगा, है ना। उसके बाद रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस, अब आप कंपनी, कोई भी कंपनी अपने कंपनी को अगर इंश्योरेंस करती है तो उसका प्रीमियम भी भरती है, और अगर क्लेम कर लिया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब आपने देखा हो गाड़ी में, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं और जब आप कोई क्लेम नहीं करते पूरे साल, और जब रिन्यूअल के टाइम पे तो आपको बेनिफिट मिलता है, उसका डिस्काउंट मिलता है। उसमें क्या होता है कि भाई अगर आपने मान लो 20,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया था तो इस वक्त आपको 18,000 का ही पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और आपने क्लेम किया होगा
चाहे वो 1000 का ही क्यों ना हो। लेकिन अगली बार जब आप इंश्योरेंस लोगे तो पता क्या होगा, वो जो 20,000 का आपने इंश्योरेंस लिया था वो अगली बार आपको 25,000 30,000 इतने का पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपने क्लेम किया। क्लियर है जी। फिर अपना improved access to finance such as grants, लोन, इन्वेस्टमेंट। जब भाई दुनिया देखेगी कंपनी अच्छी है, हर चीज मेंटेन करके चल रही है, इसमें प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको क्या होगा, लोन मिल सकता है अच्छा खासा, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है अच्छा खासा, है ना। फाइनेंशियली जो है कंपनी मजबूत हो सकती है। ठीक है जी। फिर आ गया प्रोडक्ट विद मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, वे स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। अब आपका कोई प्रोडक्ट, आप मान लो कोई कंपनी बेच रही है और दो कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही है, तो गवर्नमेंट किसको प्रोत्साहित करेगी? जो एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट कर रहा है, तो इसका ये भी फायदा होता है। उसके बाद इम्प्रूव्ड स्टाफ रिक्वायरमेंट टू रिपीटेबल कंपनी दैट अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज, है ना। स्टाफ जो है उसको रिक्वायरमेंट इंप्रूव हो जाएगी। फिर क्या होगा, रिड्यूस चांसेस ऑफ इंसिडेंट अकरिंग लीडिंग टू प्रोसिक्यूशन फॉर ब्रीच एनवायरमेंटल, जो चांसेस है इंसिडेंट होने के जिससे कि प्रोसिक्यूशन हो सकता है ना, जिससे कि कोई भी कानून टूट सकता है एनवायरमेंटल लॉ के मुताबिक, वो कम हो जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या है, रिड्यूस अबेटमेंट कंट्रोल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बताओ कितने फायदे हैं किसी कंपनी को वो करने के। फिर अगला है अपना भाई राइट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब जो भी अंदरूनी लोग हैं या फिर बाहर के लोग हैं कंपनी के, उनके राइट्स और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है ना, उनकी जो उम्मीद है कंपनी से वो क्या है और उनके हक क्या है। जैसे कि लोग इंडिजीनियस, मतलब स्वदेशी लोग, सप्लाई चेन वाले। सप्लाई चेन मतलब अब जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो, सप्लाई चेन समझा देता हूँ एक बार। तो कंपनी चला रहे हो, ठीक है, मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसके सप्लाई चेन वाले कौन कौन से हो जाएंगे, जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है, उसके सब कॉन्ट्रैक्टर जो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ से वो सामान ले रहे हैं, ठीक है जी, उसके बाद जो सामान बेच रहे हैं, सारे किसमें आ गए, सप्लाई चेन में। मतलब रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चर होने तक, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो आइटम कस्टमर या क्लाइंट तक पहुंच रहा है, वो पूरे प्रोसेस को सप्लाई चेन बोलते हैं। फिर कस्टमर, वर्कर, जानते हैं इनके राइट और एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है जी। तो क्या है भाई, मोरली एटलीस्ट पीपल हैव राइट टू एंजॉय द एनवायरनमेंट अराउंड देम, मतलब भाई सभी लोगों को हक है, ये उनका राइट है कि वो अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करें, उसका आनंद उठाएं। पीपल इंक्लूडिंग वर्कर्स, मतलब वर्कर समेत। ऐसा नहीं है कि वर्कर काम करे तो अपना वो एनवायरनमेंट फील नहीं कर सकते या उसके मजे नहीं ले सकते, भाई उनको भी मजे लेने का हक है ना। जस्टिफाइबली एक्सपेक्ट बिजनेसेस व्हिच मे हैव लार्ज पॉपुलेशन पोटेंशियल टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर to ensure that they don't pollute the environment, मतलब कंपनी को रीजनेबल केयर करना है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना करे। इफ एन एनवायरमेंटल इंसिडेंट अकर्स सच एज अनरीजनेबल नॉइज इन रेजिडेंशियल एरिया, मतलब अगर कोई इंसिडेंट, एनवायरमेंटल इंसिडेंट होता है जैसा कि रेजिडेंशियल एरिया में ज्यादा नॉइज होना, स्मेल होना, ज्यादा कचरा फैलाना, वाटर पोल्यूशन होना, तो इससे क्या होगा, द एक्सपेक्टेशन इज दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल शुड डिसकंटिन्यू, रेमेडिएट एंड परहैप्स आल्सो कंपनसेट, मतलब ये उम्मीद करते हैं लोग कि जो भाई आपको जो है कंपनी जो है उस चीज को डिसकंटिन्यू करेगी और उसको रेमेडियल, मतलब उसको साफ करेगी, या नॉइज बढ़ेगा तो उसको कम करेगी, कचरा बढ़ा दे उसको साफ करेगी, या अगर पानी गंदा कर दिया है वहाँ उस इलाके का तो उसको भी साफ करना है, ठीक है जी। और अगर उससे किसी को कोई परेशानी हो तो फिर उसको कंपनसेट भी करना है, मतलब उसका हर्जाना भी भरना है। उसके बाद क्या है भाई, रेमेडिएट क्या होता है, रिपेयर द हार्म डन टू एनवायरनमेंट बाय रिटर्निंग टू इट्स अनपॉपुलेटेड स्टेट, मतलब वही चीज, जो चीज खराब की थी उसको दोबारा से उसी अवस्था में लाके छोड़ देना, उसको बोलते हैं रेमेडिएट। सप्लाई चेन वही बताया था मैंने अभी, ए चेन ऑफ पीपल, एक्टिविटीज, ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। इट कुड इवॉल्व, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट पार्ट, वही मैंने बताया, रॉ मटेरियल से लेके वो मैन्युफैक्चर के पास जाएगा, वहां से बन के ट्रांसपोर्ट के थ्रू कस्टमर के पास जाएगा, उसको पूरा सप्लाई चेन बोलते हैं, जो भी इसमें वो मिले हुए हैं, ठीक है जी। फिर आगे अपना क्या है भाई, देयर इज एन
expectation that people should have a say in any proposed scheme that likely to seriously affect their local environment, some of which will be covered under town country planning legislation। मतलब बंदों को ये कहना चाहिए कि कोई भी जो प्रपोज स्कीम होगी ना, जैसे कि सीरियसली अफेक्ट देयर लोकल लॉ, जो कि उनके लोकल लॉ को अफेक्ट करे, है ना, वो उनके लेजिस्लेशन जो कि उनके द्वारा एरिया के या कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं, उसके लिए प्रपोज स्कीम तैयार करे। ठीक है, कहना चाहिए उनको। उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि भाई अगर ये जो मतलब ये बंद वहाँ के जो लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि भाई कोई भी कंपनी आई है तो उसमें क्या होगा कि ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे यहाँ का लोकल लॉ है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है वो उसको फॉलो करें। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन सच मैटर शुड बी एक्सेसिबल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक बॉडी स्पेसिफिक लॉ। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो इस मैटर पे, एनवायरमेंटल मैटर पे, तो वो शेयर होनी चाहिए। मतलब लोगों को एक्सेस होना चाहिए, उनके पास तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है। फिर क्या अपना एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसमिटेड डाउन टू सप्लाई चेन। मतलब रॉ मटेरियल वाले से लेके सीधा कस्टमर तक जो है उसके जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है वो भेजे जाने चाहिए, सो दैट पीपल आर इन्फॉर्म अबाउट थिंग्स सच एज एनवायरमेंटल हजार्ड। जैसे कि ये एनवायरमेंटल हजार्ड क्या क्या उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की, तो वो ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कोई सामान मंगाया, किसी कोई अच्छी चीज, कोई केमिकल मंगाया, ठीक है, अब उसका डब्बा जो है आप ऐसे किसी को फेंक दो तो हो सकता है वो जहरीला हो केमिकल, और कोई डब्बा कोई आदमी उसको सूंघ ले या कुछ हो जाए, मर भी तो सकता है ना, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो उसको अगर कोई कंपनी आपको केमिकल या कुछ भी बेच रही है तो उसके बारे में आपने देखा होगा, किताब आती है हर चीज के साथ में, तो वो इसीलिए दी जाती है ताकि अगर कोई एनवायरमेंटल या सेफ्टी हजार्ड है तो जो बंदा इस चीज को इस्तेमाल करने वाला है या जिसके पास भी जा रही है उसको इसके बारे में पता हो कि भाई इसके क्या क्या एनवायरमेंटल हजार्ड है। ठीक है जी। फिर क्या है भाई, देयर आर मेनी एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, कस्टमर and other who are quite prepared to boycott business for perceived irresponsible and unethical behavior toward environmental। मतलब आपने देखे होंगे कितने ग्रुप होते हैं। अब जैसे अपने इधर ही मान लो कि जो है थोड़ा सा कुछ होता है, लोग विरोध करने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं किसी भी कंपनी के खिलाफ कि इस कंपनी ने हमें ये किया, इस कंपनी ने हमें ये किया। फिर जैसे बीच में मैगी के खिलाफ हुआ था, है ना, तो इस तरह से काफी जो लोग हैं उनका काम ही यही होता है, वो रेडी रहते हैं कब कौन सी कंपनी का बाइकआउट करना है, कुछ भी इश्यू बस मिल जाए एनवायरमेंटल के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ। ठीक है जी। तो उससे और उसके बाद क्या है, वर्कर विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंड ऑर्गेनाइज टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। जो वर्कर है उनका भी प्रभाव होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है जी। फिर आ गया, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 370 मिलियन इंडिजिनियस people in approximately 17 countries around the world। मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि 370 मिलियन जो स्वदेशी है हमारे, वो लगभग 70 देशों में रह रहे हैं। ठीक है। इंडिजिनियस पीपल आर दोज दैट एग्जिस्टेड बिफोर द अराइवल ऑफ पीपल विद डिफरेंट कल्चर, एथिक ओरिजिन्स, देयर इकोनॉमिक कल्चर एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज मेन सोसाइटी इन विच दे एग्जिस्ट। सच groups around the world include Mayasa, Guatemala, Aboriginal in Australia, Maroon in New Zealand। अब जहाँ से भी वो आते हैं, ठीक है, तो स्वदेशी जो देश के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आने से पहले वो किस तरह के कल्चर होते हैं, उनके हर चीज अपने अलग अलग होते हैं, कल्चर उनके अलग होते हैं, एथिक अलग होते हैं, इकोनॉमिक कल्चर अलग होता है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस अलग होता है, डिस्टिंक्ट। और उसके बाद जो है, ठीक है, अब अगला क्या है, इंडिजिनियस पीपल इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी नेग्लिकेटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम सच एज डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, सोशल सर्विसेज। एज विद एनी कल्चरल ग्रुप दे एम फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर आइडेंटिटी, वे ऑफ लाइफ एंड राइट टू लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब कई लोग जो होते हैं बाहर के, उनको जो है नेग्लेक्ट किया जाता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है? सोसाइटी से प्रॉब्लम फेस करता है, डिस्क्रिमिनेशन जैसे भेदभाव, लैक्स ऑफ, मतलब उनको पॉलिटिकल किसी बात में बोला नहीं जाने देता, पार्टिसिपेट नहीं किया जाने देता सोशल सर्विसेज में, है ना। और एज विद एनी कल्चर ग्रुप दे एम टू रिकॉग्नाइज देयर आइडेंटिटी। और कोई भी कल्चर ग्रुप होता है
वो बार बार बताते हैं कि ये देखो ये यहाँ का है, मतलब बेइज्जती करने के लिए, है ना। और उनको बताते हैं और किस तरह से वो जीते हैं, कहाँ से कैसे आए हैं, क्या क्या उसके रिसोर्सेज है, वो उस तरह से उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अब कोई इंसिडेंट होता है, उसके आउटकम्स क्या क्या आते हैं, उसके परिणाम क्या है भाई। एनवायरमेंटल इंसिडेंट्स कैन हैव सीरियस एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हार्म, लीगल एंड इकोनॉमिक। अब कोई भी एनवायरमेंट इंसिडेंट होता है तो उसका क्या हो सकता है भाई, ज्यादा से ज्यादा उसका बहुत बुरा से बुरा रिजल्ट आ सकता है उसका। अब हिंदी में भूल गया यार अब मैं, ठीक है। जो किसको नुकसान पहुंचा सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है एनवायरमेंटल को और इंसानों को, और लीगली भी नुकसान हो सकता है और इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियली भी नुकसान हो जाता है। एग्जांपल क्या है इसका भाई, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हार्म कैसे होता है। मिनामाता बे जापान, ठीक है, 1953 से 1960 में क्या हुआ था यहाँ पे। द चिसो कॉर्पोरेशन फैक्ट्री डिस्चार्ज मिथेल मरकरी इन इट्स वेस्ट वाटर इनटू द बे ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। मतलब कई सालों तक वो जो है मिथेल मरकरी को गंदे पानी में छोड़ रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ, द मिथेल मरकरी built up with a high level in fish. When contaminated fish were eaten by humans, it caused chronic mercury poisoning affecting the central nervous system, sensory impaired, numbness, dizziness, loss of vision, hearing, coma, and some cases death. It is thought to have affected more than 3,000. मतलब भाई जापान में जब वो जो कंपनी है चिसो कॉर्पोरेशन, उसने जब 7 सालों तक जो मिथेल मरकरी को डिस्चार्ज किया, उससे क्या हुआ, मछलियों ने खा लिया, ठीक है। और जब मछलियों ने खाया उसको, उसके बाद जब उसी मछली को जिसने वो मरकरी में जो मिथेल खाया था, उसको खाने के बाद आदमी को क्या हुआ भाई, क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग। उससे क्या हुआ, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो गया, सेंसरी इंप्रूवमेंट, जो सेंस करने वाली चीज वो खराब हो गया, नमनेस हो गई, डिजीनेस, लॉस ऑफ विजन, आंखें चली गई लोगों की, हेयरिंग, सुनना बंद हो गया, कोमा में चले गए, और कई केसों में तो मर भी गए, और कम से कम 3,000 लोग अफेक्ट हुए थे। अब सोचो, एनवायरमेंटली तो हार्म हुआ ही हुआ है, साथ में बंदे भी नुकसान हो गए। फिर अगला आ जाओ भाई, भोपाल में आ जाओ, अपने इंडिया की कहानी 1984 की। यहाँ क्या हुआ था, ए लीक ऑफ मिथिल आइसोसिनेट गैस फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। इसमें क्या हुआ था, 2,000 लोग मरे थे, अफेक्टेड मैनी मोर, अफेक्ट तो बहुत लोग हुए थे। अब इससे क्या हुआ, एक्यूट इफेक्ट, बहुत बुरा प्रभाव हुआ था, इंक्लूडिंग बर्निंग इन आईज, आंख में जलन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेना बंद हो गया, कान सुनना बंद हो गया, पेट में दर्द हो गया, उल्टियां आ रही हैं, गला बंद हो रहा है, चोकिंग हो रही है, पुल्मोनरी ओडिमी हो गया, डेथ, वो हार्ट अटैक टाइप का। उसके बाद मैनी डेथ रिजल्टेड फ्रॉम चोकिंग, ज्यादा लोग मरे चोकिंग होने की वजह से। मेनी मोर पीपल आर थॉट टू हैव डाइड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ द गैस। बहुत लोग लंबे समय में मरे हैं, काफी दिन तक मरे हैं। अब सोचो अगला इंसिडेंट देखो भाई, चेरनोबिल यूक्रेन 1986। यहाँ क्या हुआ था, ओवर हीटिंग ऑफ water cooled reactor caused an explosion and release from radiation from nuclear power। मतलब ओवरहीटेड वाटर जो था भाई, वाटर कूल्ड रिएक्टर कॉज एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में से जो है ये पानी निकला और इसने एक्सप्लोड कर दिया। इसमें क्या हुआ, 30 बंदे तो डायरेक्ट ही मर गए। फिर द रेडियो एक्टिव पार्टिकल स्प्रेड अक्रॉस Scandinavia and Western Europe, several thousand people could still dying owing to effect of radiation। मतलब उस रेडिएशन से 30 पीपल तो 30 बंदे उसी वक्त मर गए, उसके बाद अभी तक मर रहे हैं लोग उसके रेडिएशन से। अब सोचो फिर अगला एक्सीडेंट स्विट्जरलैंड में, फिर बॉन्सफील्ड में, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये सारा जो है मैं रेड कर रहा हूँ, ये आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है जी। ये एक्सीडेंट मैंने बता दिए, बाकी आपने पढ़ना है, ओके। ये वाला पेज नंबर है। अब अगला क्या है भाई, द एक्शन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या है भाई, उनके एक्शन क्या थे, इम्प्लीकेशन क्या थी। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन हुज एम्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट और बिजनेस एट लोकल एंड नेशनल। मतलब इनका काम ही होता है कि अपना प्रभाव दिखाना है गवर्नमेंट को, या जो लोकल बिजनेस है, या फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। भाई इनको ये बताना भाई हम जो कर दे वही सही है। उनका काम ही है सिर्फ विरोध करना, कभी किसी पार्टी करे, कभी किसी पार्टी का, सॉरी
तो इस तरह से होगा। उसके बाद दे कैन कवर सिंगल इशू एंड सच एज ऑफन क्लास एज कॉस्ट बेस्ड और मे कवर मल्टीपल इशू सच एज ग्रुप चेंज ओवर टाइम दे कैन बी इन्वॉल्व नंबरस एक्टिविटी। मतलब वो कोई एक सिंगल इशू भी कवर कर सकते हैं या फिर बहुत सारे इशू तो अपने अलग अलग होके सब में बढ़ जाएंगे, सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे। काम ही चालू का यही है, ठीक है। अब अगला क्या है भाई, इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रेशर ग्रुप इंक्लूड ग्रीन पीस, फ्रेंड ऑफ अर्थ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। भाई ये इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप है जो कि नारे लगाते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पे और बिजनेसेस पे। इनके नाम क्या है, ग्रीन पीस, फ्रेंड ऑफ अर्थ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN एंड वर्ल्ड वाइड फंड नेचर WWF। ये जो है प्रेशर ग्रुप, कुछ प्रेशर ग्रुप हैं जो कि पाए जाते हैं। इनकी ये वेबसाइट है, ये इस पे आप चेक कर सकते हो। अब सम कीज वेज इन विच प्रेशर ग्रुप एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इंक्लूड क्या है भाई, लॉबिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, लॉबिंग करेंगे तभी तो होगा। लॉबी बना लेते हैं, डिस्कसिंग कंसर्न विद डिसीजन मेकर सच दोज इन्वॉल्व इन मेकिंग लॉ, डायरेक्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस इन्फ्लुएंस सेल ऑयल अटेम्प्ट टू डंप द ब्रेंट Spar platform in North Atlantic through occupation of platform as it was being towed its dumping point and also staged protest at service station। मतलब डायरेक्ट एक्शन ले लेते जाके भाई, वो जो सेल वाले जो है डंप कर रहे थे ब्रेंट स्पार प्लेटफॉर्म को नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है। तो वहां जाके डायरेक्ट वहीं पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए। काम ही इनका प्रोटेस्ट करना है। फिर पब्लिसिटी, प्रेशर ग्रुप ऑफन ट्राई टू जनरेट एज मच पब्लिसिटी एज पॉसिबल फॉर इशू इन द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेन पॉजिटिव मीडिया अटेंशन। मीडिया अटेंशन चाहिए भाई, सबको चाहिए आज के टाइम में। बिना साले पब्लिसिटी के रह ही नहीं सकते, आराम ही हो गए सबके सब, ठीक है। फिर क्या है, लीगल एक्शन। प्रेशर ग्रुप में फाइट देयर कॉज बाय लीगल मींस इंक्वायरिंग अबाउट लीगलिटीज ऑफ द इशू। मतलब अब इंडिया में आपने RTI सुना है, ये लोग यही करते हैं RTI। मतलब कुछ भी इनको अब इश्यूज निकालना है, किसी भी जाके RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब जाके बोलेंगे भाई हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दो, तो इशू निकाला, बस शुरू हो गया। और उसके खिलाफ प्लस FIR भी करते हैं, केस भी करते हैं। इतने आरामी है साले, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं भाई, कोई बुरा नहीं मान जाना, मैं मजाक कर रहा हूँ ठीक है। फिर अगला क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज दे मेक इन्वोक फॉलोइंग रिस्पॉन्स रिड्यूस सेल उनके प्लेयर ये हो सकता है, raising consumer awareness of an issue, here increasing the cost of business through improved risk control, changing current business practice, influencing the making of law government policy। गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी भाई, प्रभाव डालेगी भाई, बनाओ लॉ, इसके खिलाफ क्यों नहीं बना रहे। डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की अच्छी खासी 20 साल 40 साल वाली जो रेपुटेशन होती है एक दिन में खत्म कर देते हैं ये साले हरामी। जिस बंदे ने इतनी मेहनत, उसकी किसी और की गलती, किसी को भी ठिकरा फोड़ देते हैं। ये तो काम ही है, अपने आप को चमकाने के लिए ये लोगों को बर्बाद करते हैं। मेरे लिए तो यही है भाई, ये लोगों को बर्बाद करते हैं, ठीक है। एज एनवायरमेंटली ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो कि रियलिटी पे काम करती हैं। पर आज के टाइम में जो है, मैं इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज के टाइम में कई ये प्रेशर ग्रुप वाले हैं, ये क्या करते हैं, बस अपना नाम चाहिए, पैसे कमाने, बस इनको एनवायरमेंट से कुछ भी मसला नहीं है। लोग गड्ढे में गिरे, दुनिया भाड़ में जाए, पर इनको अपने पैसे कमाने, इसलिए ग्रुप बना के बस आंदोलन हाय 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 नारा लगाते हैं। तो ये चीजें है भाई। फिर ओवरव्यू ऑफ कंप्लायंस इश्यूज, क्या है ओवरव्यू भाई, द लॉ इज कलेक्शन ऑफ रूल डिजाइन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन by those in authority enforced by its official। मतलब लॉ क्या है, जो रूल्स है, डेजिग्नेटेड रूल्स है, उसका कलेक्शन है, किस लिए, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए, अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को एक अथॉरिटी को मतलब एनफोर्स करें उसके ऑफिशियल के थ्रू, जैसे पुलिस वाले हो गए, एनवायरमेंटल वाले हो गए, ट्रैफिक वाले हो गए, है ना, इस तरह से। देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट कवर एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। बहुत सी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इंटरनेशनल लॉ है जो कि इस इशू को कवर करते हैं, है ना। जैसे कि climate change and ozone depletion do not recognize countries' borders. Often countries will develop their own laws that are based on compliance with international law and include legal control on other environmental issues। मतलब कई कंट्रीज जो हैं, कई देश जो हैं, अपने रूल बनाती है उस इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सोवरेन कंट्रीज सच एज यूरोप यूनियन
मे ऑल्सो अनदर इन्फ्लुएंस ऑन द लॉ दैट अ कंट्री मेक। सबके अपने अपने प्रभाव है। फिर आ गया अपना लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का कानूनी हक क्या, अब वो है एनवायरमेंटल के हवाले से। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948। अमंग अदर ह्यूमन राइट्स सेट आउट की लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट किया गया ह्यूमन राइट्स के बीच में ही, ठीक है, व्यक्तिगत के लिए। तो पहला है आर्टिकल 6, एवरीवन हैज राइट टू रिकॉग्नाइज एवरीवेयर एज पर्सन बिफोर द लॉ। कानून के आगे सब हर जगह बराबर है, ठीक है, सबको पहचानना है। उसके बाद आर्टिकल 7, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब कानून के आगे बराबर है। एंड आर एंटायर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। इक्वल टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर एंटायर टू इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन वायलेशन, किसी भेदभाव के खिलाफ उनका प्रोटेक्शन का भी हक है, ठीक है, and any incitement such as discrimination। फिर आर्टिकल 8 में क्या है भाई, everyone has the right to an effective remedy by competent national tribunal for act violating of fundamental rights granted him by constitution by law। मतलब सबका हक है कि अगर किसी ने उसके हक को छीना है या कुछ किया है तो उसको वो किया जाए, उसको रेमेडी मिले, मतलब उसको उसका हर्जाना मिले, ठीक है। फिर अगला क्या है भाई, आर्टिकल 9, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल, कोई भी हिरासत में नहीं जा सकता ऐसे ही, ठीक है। आर्टिकल 10, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इन फुल इक्वालिटी टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट and impartial tribunal in the determination of his right obligation of any criminal। कोई भी क्रिमिनल चार्ज होता है उसके पास पूरा हक है, उसकी बराबरी का हक है कि वो अपने लीगल हेयरिंग जो अपनी कोर्ट में जो बहस है वो करवा सके। फिर आर्टिकल 11 क्या है भाई, अरे भाग जाता ऊपर बार। आर्टिकल 11, everyone charged with penal offense has right to be presumed innocent until proved guilty according to the law, public trial in which he has had all guarantees necessary for it। मतलब कोई बंदा इनोसेंट रहेगा जब तक कि जब तक कि वो गिल्टी ना करा, जब तक कि उस पे जो धाराएं लगी है, जब तक कि उस पे जो क्या बोलते हैं यार, जो केस दर्ज किया है वो प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। फिर अगला क्या है, नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पेनल ऑफिस on an account of any act of or omission which did not constitute a penal offense। कोई बंदा ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता किसी भी गलती में जो उसने किया ही नहीं है और कंस्टिट्यूट में ऑप्शंस नहीं है, मतलब लॉ है ही नहीं, और उसको किसी भी मान लिया अब जैसे कि यूपी और बिहार को ले लो, ठीक है, बिहार में शराब पीना मना है, ठीक है, यूपी में नहीं है, यूपी में पी सकते हो आप, लेकिन अगर यूपी में पकड़ लेंगे भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो तो उसका हक है भाई, क्यों पकड़ रहे हो मेरे को, अलाउड ही नहीं है। हाँ बिहार में पी रहा हो तो पकड़ सकते थे, है कि नहीं, तो वही चीज होगी। अंडर नेशनल और इंटरनेशनल लॉ एट द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड नॉर शैल हैवियर पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड देन वन दैट वाज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पेनल ऑफिस वाज कमिटेड। और अगर कोई काम उसने गलत किया है तो उसके लिए हैवी जो है पेनल्टी भी नहीं से कर सकते, ठीक है। फिर क्या है, गाइडेंस ऑफ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसकी गाइडेंस। एंड क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल guidance note is issued by government department and regulatory agencies for guidance of public decision making bodies। मतलब जो public decision making bodies है उनके लिए गवर्नमेंट ने और उनके रेगुलेटरी ने पॉलिसी और ऑफिशियल गाइडेंस नोट जारी किए हुए हैं। दिस इज यूज्ड टू फिल आउट द डिटेल ऑफ ईच पॉल्यूशन रेगुलेटरी रिजाइम दिस सेट ऑफ एग्जैक्टली हाउ द रिक्वायरमेंट द लॉ में बी कंप्लाइड। मतलब इसमें ये बताया गया है भाई कोई भी पॉल्यूशन हो उसको कैसे कंप्लाई करना है, कैसे उस लॉ के साथ कंप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है, वो सारा उसमें लिखा है, ठीक है। अब वॉलंटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल्दो नॉट law, voluntary environmental requirements can sometimes be just as important in influencing organization behavior। मतलब लॉ ही नहीं, मतलब वॉलंटरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, कई बार जरूरी प्रभाव डाल सकता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे, ठीक है। So there are many voluntary requirements that may be important such as agreement with non-governmental organization, फिर agreement with public authorities and voluntary code practice often produced by trade body, ठीक है जी। फिर environmental label schemes, labeling schemes such as forest stewardship scheme and fair trade, इसकी वाइज ही ना। फिर international standards, ये क्या है, voluntary requirements है, लॉ नहीं है,
लेकिन रिक्वायरमेंट तो है ना। अब इन्हीं को देख देख के गवर्नमेंट अपने रूल बनाती है। फॉर एग्जांपल डेवलप ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001, ठीक है जी। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस गाइडलाइंस सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन गाइडलाइंस एंड दोस प्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD, ठीक है जी। ये क्या है, वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अब इसी का दौर चल गया है। अब एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग क्या होती है भाई, क्या होती है भाई बताओ। एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग क्या होती है, ये होता है कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग CER एम्स टू कम्युनिकेट organizations environmental performance to its stakeholder. In most countries including UK it's voluntary, but in some countries such as New Zealand, Denmark, Netherlands is mandatory। मतलब जो कंपनी के अंदरूनी डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं, उसको रिपोर्ट देनी होती है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट कम्युनिकेट करना। भाई ये अपना परफॉर्मेंस है, ये अपना वो है, ठीक है। ये वॉलंटरी होता है यूके वगैरह में, अपने इंडिया में वॉलंटरी है, मैंडेटरी तो नहीं है। लेकिन कई देशों में जैसे न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड में ये मैंडेटरी है, ये करना ही करना है, ठीक है जी। अब अगला क्या है भाई, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट समटाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ। कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट बताती है भाई ये रिपोर्ट तुम्हें भेजनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर एनर्जी यूजेज एंड कार्बन एमिशन। अभी ये अपने इंडिया और सऊदी में तो लागू कर रहे हैं लोग, अब इंडिया में भी लागू होने वाला है कि भाई एनर्जी यूजेस देना है हमें और कार्बन एमिशन, ठीक है। फिर अगला रिपोर्ट कौन सा है, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड आल्सो समटाइम रिक्वायर पब्लिक एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग सच एज इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम EMAS that will cover later, ठीक है। मैनेजमेंट स्टैंडर्ड भी जो है कई बार एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग को पब्लिक के लिए मांगती है। फिर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑफन फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दैट कवर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एनवायरमेंटल इश्यूज गाइडलाइंस हैव सेट अप विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सच एज रिप्रोड्यूस्ड बाय ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। एनवायरमेंटल ऑफन फॉर्म्स ऑफ पार्ट, मतलब जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है वो अक्सर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट का पार्ट होता है और या फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज कवर होते हैं एज वेल एनवायरमेंटल इश्यूज कवर होते हैं। और उसके बाद गाइडलाइन भी सेट हुई है। अरे तू क्यों हट रहा है भाई, ये हटना। हाँ, गाइडलाइन सेट विद रिगार्ड डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सच एज दोज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सब भी होता है। अरे भाई मैं क्यों कहाँ पेन चला, ठीक है। फिर अगला है द बिजनेस केस फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बिजनेस केस क्या है भाई, इट इज पॉसिबल टू सेट आउट 3 मेन रीजंस फॉर बिजनेस एक्टिवली एंड पॉजिटिव मैनेज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। क्या भाई, मोरल, लीगल, financial. These reasons are often not entirely separate in that both moral and legal reasons are result in financial impact। सही बात है कि मोरल और लीगल अगर कुछ भी अगर हम अगर लीगली या कोई हमें पेनल्टी करती है या कुछ इंसिडेंट होता है तो भाई एट द एंड पैसे ही तो बर्बाद होंगे, है ना। तो इम्पैक्ट तो फाइनेंस पे ही पड़ेगा ना, खर्चा तो होगा ही। However, it is worthwhile attempting to separate them in some extent of the purpose examining the direct driver behind them, ठीक है। मतलब एग्जामिन करने के लिए अलग सेपरेट कर सकते हैं, असल में सब एक ही। अब मोरल क्या है भाई, मोरल देखते हैं। ए यार एक तो ये पेज भाग जाता ना। मोरल, द मोरल रीजन फॉर इम्प्रूविंग environmental performance are mixture of social and ethical influence and can be summed up doing what is right. Every individual and every organization will have set of beliefs about what is right and how they believe they should go about doing their business। मतलब moral reason जो है environmental performance को improving का जो है वो mixture है किसका, सोशल और एथिकल। मतलब इंसानियत प्रभाव जो है, सोशल और इंसान प्रभाव जो है, जो कि जुड़ सकते हैं, जैसे कि डूइंग व्हाट इज राइट, क्या सही है वो करना, ठीक है। और हर इंसान और हर कंपनी को सेट करना है अपने बिलीफ क्या सही है और क्या उनको ये विश्वास होना चाहिए क्या जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। जो भी कर रहे हैं वो सही हो, ठीक है। दिस बिलीफ विल हैव बीन डेवलप्ड ओवर टाइम ओइंग अ मिक्स सोशल कल्चर प्रेशर फ्रॉम अदर्स सच एज पब्लिक एंड मीडिया। मतलब ये बिलीफ बनाया गया है कब, जैसे कैसे बनाया, प्रेशर से बनाया। किसके प्रेशर से बनाया, जैसे पब्लिक और मीडिया के प्रेशर, है ना। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टेकहोल्डर्स हु प्ले सिग्निफिकेंट पार्ट इन डेवलपिंग मोरल एनवायरनमेंट इन व्हिच अ बिजनेस में फंक्शन। मतलब स्टेक होल्डर जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं एनवायरमेंटल मोरल एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। Underlying this belief, principle sustainable development discussed further below. It is increasingly important of business take account wider range stakeholder may previously considered group now includes। ठीक है जी। तो मतलब स्टेक होल्डर होते हैं, इनका ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एनवायरनमेंट को मतलब मेंटेन करने में और उनको फॉलो करने में, है ना। तो अब कौन कौन से है भाई स्टेक होल्डर, कंज्यूमर, इनका कैसे होता है। कस्टमर आर नाउ अवेयर ऑफ
both their impact on environment and their ability to bring out change in large organization when they act together. जब वो साथ में काम करेंगे तो एनवायरमेंटल चेंज होगा ही होगा। फिर लोकल कम्युनिटीज आर नो लॉन्गर विलिंग टू सफर पोल्यूशन, सही बात है भाई, कोई नहीं सफर होना चाहिए पोल्यूशन से, and other negative environmental health effect for stake of potential increase prosperity business may bring to an area। कोई नहीं चाहेगा भाई कोई भी बिजनेस कोई कंपनी हमारे यहाँ पे ये सब लेके आए। फिर एम्प्लॉइज होते हैं, आर एम्प्लॉइज लाइक वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद गुड एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, सम गुड ऑर्गेनाइजेशन में यूज फैक्टर एडिंग रिक्वायरमेंट रिटेंशन, सही बात है भाई, एम्प्लॉय अच्छा लगे तभी तो काम करें, तो भाग जाएंगे। फिर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आर लाइकली टू रिवॉर्ड विद गुड रिकॉर्ड मैनेजमेंट व्हिच कैन शो एविडेंस पॉजिटिव मैनेजमेंट। एंड इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो कम कर देगी इनके प्रीमियम्स, ये सब करके जो है फायदा होता है उनको। अगला है भाई लीगल, द repercussion of failing to comply with relevant legislation can serve both companies and individuals. In most serious cases, fine may be unlimited, individual may be sent to prison. In the UK example, this may be for 5। मतलब जो भी लीगल जो भी कानूनी है, अगर वो नहीं फॉलो कर, चाहे वो इंसान हो चाहे कंपनी, उनको सीरियस केस में फाइन भी हो सकता है, या फिर ज्यादा फाइन, या फिर सीमित कभी भी कितने सालों तक जेल हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 5 years है ना, इन सब ऑफेंस। फिर फाइनेंशियल आ जाओ भाई, फाइनेंशियल असाइड फ्रॉम इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट दैट में अराइज थ्रू द मोरल एंड लीगल रूट्स, देयर आर आल्सो डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम गुड स्टैंडर्ड। मतलब जो बेनिफिट हमें मोरल लीगल से मिलने हैं, उन रास्ते से मिलने हैं, उसका और फाइनेंशियल डायरेक्ट बेनिफिट भी आता है अगर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन अच्छे से किया, गुड स्टैंडर्ड से किया। कैसे सॉरी कैसे होगा भाई, द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल दैट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल टूल दैट कैन यूज इनकरेज फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट पोल्यूशन दे क्रिएट थ्रू द बैलेंस शीट। सम फॉर एग्जांपल चेंजेस आर, अब कई सारे टूल बन गए हैं ना, जिससे कि ये पता कर लगता है कि ये कितना पोल्यूशन फैला रहा है, कितना क्या फैला रहा है। तो सबसे पहला है अपना क्लाइमेट चेंज लेवी अप्लाइड टू कमर्शियल फ्यूल सोर्सेज सच एज कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। सम ऑफ दिस इनकम इज यूज्ड टू फंड organizations such as Carbon Trust which works with individual and organization to reduce the carbon emissions। मतलब इसके जो टैक्सेस हैं वो इन कंपनीज को पे करती है ताकि जो है कार्बन एमिशन को कम कर सके। फिर लैंडफिल टैक्स, लैंडफिल टैक्स अप्लाइड टू ऑल वेस्ट डिपॉजिट इन लैंडफिल टू एनकरेज मूवमेंट अवे फ्रॉम यूज लैंडफिल एज मीन डिस्पोजल। अब जो भी वेस्ट डिपॉजिट होता है लैंडफिल, उसको मूवमेंट करती है, वहां से हटा देती है, जहाँ पे कचरे की जगह वहीं ले जाकर रखती है, उसके लिए लैंडफिल टैक्स देना पड़ता है कंपनीज को। फिर एग्रीगेट टैक्स अप्लाइड टू वर्जिन एग्रीगेट्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, दिस डिजाइन टू एनकरेज and reuse and recycling of material in preference to continued use of virgin material। जो यूज नहीं हुआ है उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, उसका भी टैक्स देना अगर उसका वेस्ट हो रहा है तो। फिर चार्जेस फॉर एनवायरमेंटल परमिट्स बेस्ड ऑन पार्टली द लेवल पोल्यूशन पार्टली स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंट। जब कोई भी काम करने जा रहा है उससे क्या परमिशन लेनी पड़ती है भाई, ये इसके लिए ये परमिशन लेनी है हमें, है ना, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज एन ऑफन यूज्ड कंपैरिजन फॉर कॉस्ट एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड सेफ्टी। इट इज रियली फ्लिप साइड ऑफ बिजनेस केस मैनेजिंग रिस्क। एनवायरमेंटल कॉस्ट आर नो डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट। भाई हमेशा हेल्थ एंड सेफ्टी तो यूज होता है लेकिन एनवायरमेंट में भी ये यूज होता है। कैसे होता है भाई, डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट, बिल्डिंग, रेमिडिएशन, प्रोडक्ट लॉस हो गया तो उसका भी होगा डायरेक्ट पैसा गया, लॉस ऑफ प्रोडक्शन लॉस हो जाएगी, पब्लिक एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी, पब्लिक का नुकसान हो गया तो उसको भी भरना है, फाइन, लीगल फीस, इंक्रीजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा कि पहले बताया था मैंने, है ना। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है भाई, बिजनेस इंटरप्शन, पैसे तो नहीं गए पर काम रुक गया ना, लॉस ऑफ ऑर्डर नहीं आएंगे, कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम गया वो गया, उसका कॉस्ट गया, लॉस ऑफ कॉर्पोरेट इमेज चलेगी कंपनी की, कोई काम नहीं मिलेगा जल्दी, है ना। फिर इंश्योर्ड एंड वर्सेस इन अनइंश्योर्ड को, ये क्या होता है भाई, एम्प्लॉयज विल invariably take out insurance to cover themselves against potential loss such as event fire, theft, certain parts of volcano। मतलब कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी को इंश्योरेंस करती है किसके अगेंस्ट, फायर हो गया, कोई चोरी हो गई, इसके खिलाफ क्या है करती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैनी ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड आर नॉट कवर, कई बार एक्सीडेंट में जो है इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, जैसे कि इंश्योरेंस वेरीज बट देयर आर ऑफन मेनी एक्सक्लूजन इन स्मॉल प्रिंट, अनइंश्योर्ड कॉस्ट यूजुअली इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट। जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इस तरह के
वो तो आना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद को एज वेल दोज लीडिंग टू लॉस प्रोडक्शन तो वो उसका भी नहीं होगा कवर। मैनी टाइप्स ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इन एडिशन द इंश्योरेंस टू कवर लॉस रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इवेंट मे बी अवॉइड वेयर इट कैन बी शोन दैट एम्प्लॉयर हैज नॉट टेकन एडुकेट प्रिकॉशन। अगर इंश्योरेंस को पता चला भाई इसने प्रिकॉशन लिया था वो भी गया, है ना। तो अनइंश्योर्ड लॉस कैन बी मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द इंश्योर्ड लॉसेज, ठीक है। फिर क्या है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ कैन लीड टू अ नंबर ऑफ सेक्शंस सच एज फाइन्स। अब नॉन कंप्लायंस जो हुआ है उसके भी काफी चीजें हो सकती हैं, सच फाइन्स लग सकता है, सीरियस ऑफेंस, इम्प्रिजमेंट, जेल हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉन कंप्लायंस और प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कैन लीड टू अनलिमिटेड फाइन, 2 years prison. नॉन कंप्लायंस में लीड टू द पॉपुलेट हैविंग फॉर पे कंपनसेशन। बहुत सी चीजें, जेल हो सकती है, हर चीज होता है। एक्ट बनाया 1990 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यूके के अंदर, है ना। फिर क्या है, लीगल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। क्या इफेक्ट होगा, पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइन्स फॉर फाइन फॉलोइंग प्रोसिक्यूशन। टोटल बीपी एंड सेल वर फाइन टोटल 5.3 million, around 8.3 million for the involvement in the Brownsfield oil report explosion. Another 4 million, €4, $6 million awarded in this cost, मतलब एक्स्ट्रा लगा। फिर क्लीन अप कॉस्ट लगा। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू £1 फॉलोइंग डीप वाटर हॉरिजन ऑयल एक्सप्लोजन इन गल्फ। पीपी रिपोर्टिंग स्पेंट $1 million जस्ट कंटेमिनेटेड स्पिल क्लीन अप अराउंड $14 billion, बहुत पैसे लगे। फिर कंपनसेशन देना पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस क्रेडिबिलिटी एंड सपोर्ट इन द मार्केट। सही बात है भाई, बीपी शेयर गिर जाते हैं, है ना, कंपनी लॉस में चली जाती है, स्मॉलर कंपनी को फायदा हो जाता है, और छोटी कंपनी हो गई तो बैंकरप्टी खत्म कहानी। फिर अब देखते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स। वो क्या, द टॉप टायर इन ऑफ द लॉ इन मेनी कंट्रीज इज दैट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ टेक मेनी फॉर्म। सबसे पहला ट्रीटी, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर मैटर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस दैट रिक्वायर सोलमन एग्रीमेंट। जो सोलमन एग्रीमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटी होता है ना। फिर convention describe the multilateral agreement with numerous parties. Convention are usually open for participation by many nation or the full international community. जो भी काफी सारे देश मिलके जो एग्रीमेंट करते हैं, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। Protocol, generally this is an agreement that is less formal than agreements. Using the term treaty or convention, one type of protocol provides more detailed implementation on general requirement. Convention, for example, monetary protocol of substances that deplete ocean layer provides for further implementation on Vienna Convention. मतलब वही है, ठीक है, मिलके करते हैं पर वो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। Declaration, this is term used numerous, usually non-legally binding agreement made where parties do not want to create legally binding but do not want to declare aspirances. Example, Rio declares on environmental, ठीक है। तो डिक्लेरेशन मतलब लीगली नहीं होता बट डिक्लेयर कर दो भाई हमने ये करना है, ठीक है। अडॉप्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन आ गई क्या यार। अडॉप्शन इन द टर्म ऑफ यूज व्हेन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज डेवलप्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। मतलब कोई भी अडॉप्शन इज द टर्म व्हेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट डेवलप, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जब बनाता है, ठीक है, अडॉप्शन के टर्म में, तो क्या दिस इज अचीव बाय कंसेंट ऑफ states have participated in development of agreement। मतलब ये मिलता है जो states है उनके participation से by vote, है ना। ratification is the formal act whereby state is bound by requirement of an agreement। जहाँ पे जो state होता है वो bounded होते हैं formal act के हिसाब से। the time period of ratification gives states of time period to gain approval of the agreement at national level, ठीक है। फिर क्या है, states को time period देता है, ठीक है, ratification का। फिर entry into force is the date of by which states bounded the requirement। मतलब अडॉप्शन क्या होता है, एग्रीमेंट होता है स्टेट्स के बीच में, रटिफिकेशन पीरियड होता है, एंट्री इनटू फोर्स मतलब यहाँ से लागू हो गया, इफेक्ट डेट, ठीक है। फिर द नेक्स्ट लेवल ऑफ लॉ is that a group of nations often in a regional area, an example European Union, type of European law include regulation or directives. Regulation applies directly to the intended target, normally member state. There is no requirement to assimilate into national। मतलब जो regulations होती है जो इनके अपने होते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन directives क्या होती है, binding on EU member states with respect of effect to the objective to be achieved but method of achieving is left open। Actually क्या है भाई, ये वही वाला हो गया सीन, गोल सेटिंग और प्रिस्क्रिप्टिव वाला। डायरेक्टिव वही एम दे दिया कि तुम्हें करना है, गोल अचीव करना है, लेकिन कैसे करना तुम्हारे ऊपर है। रेगुलेशन में क्या है, बता दिया भाई तुम्हें ये फॉलो करना है, ठीक है। फिर फाइनली इंडिविजुअल नेशन विल हैव सम फॉर्म ऑफ नेशनल, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल नेशंस होते हैं, जो कि कंट्रीज होती है अपनी,
उनके कुछ अपने फॉर्म होते हैं, पॉसिबली मोर लोकलाइज, उनके अपने लीगल सिस्टम होते हैं, ठीक है। दिस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीगल इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। वो ज़्यादातर इंटरनेशनल जो लीगल सिस्टम है उससे प्रभावित होते हैं, है ना, तो उसको कवर करते हुए चलते हैं। बट इंडिविजुअल कंट्रीज विल हैव पावर टू इम्प्लीमेंट अदर इन्वायरमेंटल लॉ, मतलब उनके पास लेकिन पावर होती है तो अपने अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर सच लीगल सिस्टम कैन डिफर substantially around the world. It is important that a good standard of local legislation gain in order to effect management issue. This breach is often criminal offence may result into fine or prison. मतलब जो लीगल सिस्टम है वो डिफर कर सकते हैं वर्ल्ड से, लेकिन एट द एंड उनका मकसद यही होता है कि गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करें, और अगर ब्रीच होता है तो उसका फिर फाइन और प्रिजन भी होता है, ठीक है। फिर एज वेल एज क्रिमिनल लॉ कॉन्सिक्वेंसेज, देयर इज आल्सो मैटर कंपनसेशन फॉर दोज अफेक्टेड एनवायरमेंटल इशू। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो उसको करना भी है, ये लीगल सिस्टम बनाना है, ठीक है, प्रूव करना है। अगला क्या आएगा भी, यूनाइटेड किंगडम विड्रॉल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। क्यों भाई विड्रॉल हो गया, पढ़ते हैं। द यूनाइटेड किंगडम विड्रू फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020 इन प्रोसेस दैट इज commonly referred to Brexit. Key legislation covering withdrawal includes European Union Withdrawal Act and European Union Withdrawal Act 2020। मतलब 2 एक्ट थे, उनके कवर करते हुए, उस लेजिस्लेशन को कवर करते हुए वो अपना अलग हो गए। क्यों अलग? अब क्या हुआ उसके बाद, EU law has been retained, लॉ वैसा का वैसा ही रहा, विद अमेंडमेंट टू दैट ऑपरेट इफेक्टिवली। नाउ द यूके इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ EU। पहले EU का पार्ट था लेकिन अब अपना अलग हो गया वो, ठीक है। अब यूके लेजिस्लेशन दैट इम्प्लीमेंट्स EU रिक्वायरमेंट दैट वाज मेड बिफोर एंड एंड अप विद द ट्रांजिशन पीरियड जनवरी 2021 has been वो रख लिया गया। Certain types of EU legislation such as EU regulation which directly applicable to the UK affect with no need of for legislation implement them, ठीक है। मतलब जो भी EU legislation है वो उस पे अफेक्ट नहीं करना, कोई इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। केस लॉ प्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस डिलीवर्ड prior to end transition period remains binding on UK कोर्ट। लेकिन जो केस लॉ जो बना वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं रहा, ठीक है, यूके कोर्ट के साथ। फॉलोइंग एग्जिट फ्रॉम यूके में चूज to follow EU requirement और diverge from UA requirement। उसकी मर्जी है, या तो उसको चूज करे या उसके साथ हो जाए, ठीक है, लेकिन उसकी मर्जी है, उसको कोई जोर नहीं चलेगा। फिर अगला क्या है, बिजनेस वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल अचीवमेंट एंड वॉलंटरी स्टैंडर्ड। अचीविंग वॉलंटरीली एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सच एज ISO 45001 एट्स significant value to organization in some sectors। मतलब जो भी ये वॉलंटरी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जैसा ISO वगैरह ये लेते हो तो क्या होता है, कंपनी को एक अलग से वो माना जाता है, भाई इस कंपनी ये स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ठीक है। तो यही चीज है और कुछ नहीं है 1.2 में, ठीक है। तो अगला क्या है अपना, व्हाट आर 3 मेन रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज आइडेंटिफाई 3 लीगल इकोनॉमिक इफेक्ट दैट कुड अकर फॉलोइंग पॉल्यूशन इंसिडेंट। भाई ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए भाई, करके दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए गुड नाइट।